सभी को नमस्कार। पिछले चैप्टर में अपन ने विटामिन्स के बारे में जानकारी ली थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और डेफिनेटली वो काफी बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। आज हम एक सामान्य सा चैप्टर जिसके बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है, जो हमारे चारों तरफ बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं और उनको हम जानते भी हैं, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं उनके जिनकी जानकारी या तो हमें कम है या नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पादप या प्लांट्स। पादप के बारे में हम सामान्य जानकारी आज लेंगे, ठीक है ना, या पौधे भी उन्हें आप कहते हैं। क्लियर? यहां मैंने एक प्रारूप उसका बनाया है पादप का। उसकी भाग जो है पादप के वो लगभग आपको सभी को आते हैं। कौन कौन से पार्ट उसके होते हैं, जैसे हमारे अगर बात करें, ये हमारे हाथ हैं, पैर है, सिर है, आंखें है, मुंह है, तो इसके अपने ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही पादप के अपने पार्ट होते हैं, जैसे जड़ है, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसके पार्ट्स हैं। तो जैसे हमारे हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, नाक का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, इसी प्रकार से पादप भी, क्योंकि जैव है, जैविक है, जिंदा है, इस पादप में भी अलग अलग जो पार्ट्स हैं उन सबके अपने अलग अलग काम है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो वही सामान्य सी बात आज हम करेंगे इस चैप्टर में कि पादप के कौन कौन से भाग क्या क्या काम करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उस पौधे के लिए। तो सबसे पहली बात हम सबको ये जान लेना चाहिए कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं दुनिया में या संसार में या पृथ्वी पर या मतलब जितने भी यूनिवर्स में ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स प्राथमिक उत्पादक का काम करते हैं। प्राथमिक उत्पादक का मतलब है कि वो किसी चीज को उत्पन्न करते हैं, स्वयं पे डिपेंड है। तो इसलिए इनको किस में रखते हैं अपन? स्वयंपोषी में, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? वातावरण में या पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाकर, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों से मिला के और एक इसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। मतलब उन्होंने खुद का ग्लूकोज खुद ही उत्पन्न किया है, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं अपन? उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, ठीक है ना। अब अगर हमारी बात करें तो हमें ग्लूकोज के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ता है? हम रोटी खाएंगे, ठीक है, हम कोई मीठी गुड़ खाया, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, या मीट, मांस, मच्छी, दूध, ये सब चीजें खा रहे हैं ना। हम कहां से मिल रही है? दूसरे सोर्स से। हमने अपने आप कार्बोहाइड्रेट नहीं उत्पन्न कर, तो हम कैसे हैं? परपोषी टाइप के या विषम, ठीक है ना। हमको दूसरे पर का मतलब दूसरे, पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड, लेकिन ये खुद उत्पादक है, स्वयंपोषी है, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। मींस अकार्बनिक जो चीजें हैं उनसे कार्बनिक में परिवर्तित करने की क्षमता पादपों में पाई जाती है, जिसको कि आप प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब ये जो प्लांट हैं, इनके अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे नीचे जो होती हैं, अंडरग्राउंड्स होती हैं ज्यादातर, वो होती हैं रूट्स या जड़ें, ठीक है ना। रूट्स या जड़ें, जो कि अगर बाई मान के चलेगी ये मृदा की परत है, इस मृदा से नीचे की तरफ, ज्यादातर प्लांट्स में जड़ें नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं, जमीन में नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन कुछ पादप अपवाद है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपको कहोगे कि दलदल में पाए जाने वाले जो मैंग्रोव ट्री होते हैं या मैंग्रोव वन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैंग्रोव ट्रीज की रूट कहां पाई जाती है, तो वो खूंटे की तरह ऊपर निकली हुई होती है। कारण ये होता है कि दलदल पानी के नीचे पाया जाता है और उस दलदल वाली जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। अपने जो यहां स्थल पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां सॉइल के कणों के बीच में हवा भरी हुई होती है, तो उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। क्योंकि ये जड़ भी जिंदा है, इसको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो जो सूखी जमीन पर या स्थल में है, उनकी जड़ें तो इस कणों के बीच से ऑक्सीजन ले लेती है, लेकिन जो दलदल में है वहां तो वो जगह पानी से भर गई। तो उन पादपों में यह अनुकूलता पाई जाती है कि जड़ें ऊपर की तरफ निकल जाती हैं, ऐसे खूंटे की तरह, और उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है ना।
दलदली पादपों में जड़ ऊपर की तरफ आ जाती है, सिर्फ श्वसन करने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जड़ें, जो जमीन के ऊपर भाग होता है उसको आप क्या नाम देते हैं? स्टेम या तना। ठीक है, जड़, तना, क्लियर। तने में जो आगे की तरफ निकली हुई होती है शाखाएं, इनको बोलते हैं शाखाएं। तने का ही पार्ट है, छोटा पार्ट है। इन शाखाओं पर ऊपर ग्रीन कलर की जो अलग अलग शेप की स्ट्रक्चर लगी होती है, संरचना लगी होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में अपना रोल प्ले करते हैं, ये होती है पत्तियां, पत्ती या पत्तियां। ठीक है, अब इसमें जो जितने भी पौधे हैं उनमें ज्यादातर में फ्लावर्स आते हैं अलग अलग कलर के, किसी में पीला कलर का है, किसी में लाल है, किसी में नारंगी है, किसी में ब्लू है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि उस किस प्रकार का वर्णक उस पादप में बन रहा है, उस कलर के फ्लावर उसमें आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके फूल। क्या हो गया? फूल या फ्लावर। और फ्लावर आगे जाके किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में या फ्रूट। ठीक है, तो एक पौधे के सामान्य से भाग है, जड़ है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फ्लावर है मतलब फूल है, और फल है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पादप जीरोफिटिक है या मरूदभिद है या ऐसे एरिया में उग रहा है जहां पानी की मात्रा कम है या वर्षा कम होती है, तो उन कंडीशन में उन पादप में कांटे भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? कांटे। आपने देखा होगा बबूल है, खेजड़ी है, बेर है, इनके ऊपर है ना छोटे छोटे ऐसे कांटे लगे होते हैं। ठीक है ना, तो जो कांटे होते हैं वो कांटे एक्चुअली, ये जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां ही रूपांतरित होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जनरल साइंस में आपके क्वेश्चन जरूर आता रहता है कि कांटे क्या है, तो आपको उत्तर देना है रूपांतरित पत्तियां। क्या है? रूपांतरित पत्तियां मींस पत्तियां मॉडिफाइड होकर कांटों में परिवर्तित हो जाती है। कारण जैसे भाई दी मान के चलो कि यहां पर कोई ये इस तरह से एक कोई पत्ती है, ठीक है, ऐसे, और ये रूपांतरित हो गई, किसमें चेंज हो गई? एक कांटे में। ठीक है, तो ये हो गया कांटा और ये हो गई पत्ती। क्लियर? ये कांटा बना किससे? पत्ती से। किसके द्वारा? रूपांतरण के द्वारा। क्लियर? रूपांतरण, रूपांतरण, रूप में अंतरण, मतलब इनके शेप में परिवर्तन है, उसका रूप बदल गया। पहले पत्ती ऐसे थी, फिर ये चुभने वाला कांटे जैसी संरचना हो गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी आए कि कांटे क्या हैं, तो आपको लिखना है रूपांतरित पत्तियां या मॉडिफाइड पत्तियां। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछते हैं कांटों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आपको लिखना है पत्तियों से। यह आंसर जहां भी हो कि पत्तियों से, तो पत्ती। कारण क्या है वो देख लीजिए। मैंने आपको कहा कि जो मरूदभिद पौधे हैं, मतलब ऐसे एरिया में उगते हैं जहां पर पानी की कमी है या बारिश कम होती है, जैसे कि रेगिस्तान वाला एरिया, ठीक है ना, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, उस एरिया में ज्यादातर जो पौधे होंगे या पादप होंगे वो कटीले होंगे, कांटेदार होंगे। कारण ये होता है कि इस एरिया में पानी कम होता है, और अगर इतनी चौड़ी पत्ती उसकी है तो इस पूरी पत्ती पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ऐसे सूर्य की रोशनी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इतने लंबे समय पर जब ये गर्म होगी तो यहां पर जो पानी है वो पानी किस में बदल जाएगा? वाष्प में। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो ऐसे जो रेगिस्तानी इलाके हैं जिसमें जड़ों से पानी तो इसको कम मिल रहा है, लेकिन पत्तियों के ऊपर ज्यादा रोशनी पड़ रही है, पानी का नुकसान ज्यादा हो रहा है, किसके रूप में? वाष्प के रूप में। तो ये पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा क्योंकि इसका पानी खत्म हो जाएगा। जड़ों से कम मिल रहा है, पत्तियों से ज्यादा लॉस हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो इन पौधों ने क्या अनुकूलता विकसित कर ली कि ये अपनी पत्तियों को सिकुड़ा के और कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया है, सतह है, वो कम हो जाती है। तो एक तो इतने एरिया से वाष्प बने,
ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लो आपने कोई कपड़ा धोया और उसको इकट्ठा करके और कहीं डाल दो धूप में, वो शाम तक भी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पूरे एरिया पर धूप नहीं लगी। लेकिन उसी कपड़े को, जैसे आपने एक टॉवल लिया, उसको धोया और ऐसे गोल करके डाल दिया, वो गीला रहेगा 2 दिन तक भी। लेकिन उसी टॉवल को आपने ऐसे खोला और ऐसे सुखा दिया, तो वो 2-3 घंटे में ही सूख जाएगा। कारण क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, सतह बढ़ गई है। तो ज्यादा सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। लेकिन उसको आपने ऐसे ट्विस्ट कर दिया है, मोड़ के रख दिया है, तो वो सिर्फ कुछ एरिया पे ही धूप पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वो सूखेगा नहीं, पानी उसमें बने। सेम वो की वो प्रक्रिया है। पत्ती खुले हुए कपड़े की तरह है, ज्यादा धूप पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पानी का ज्यादा नुकसान होगा। कांटे की सतह कम होती है, इसलिए उसमें पानी की कम लॉस होगा, पानी को बचा के रखेगा। तो ये रूपांतरण किसका लिए है? पानी को बचाए रखने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है मरुद्भिद पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है, कांटों में परिवर्तित होने के लिए जो कारण है वो पानी को बचाए रखना। ठीक है, क्लियर। तो कांटे भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक का काम ले लेते हैं अपन, किसका क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले जड़। जड़ की अगर बात करें, सभी पादपों में किसी में बड़ी जड़ें पाई जाती हैं, किसी में छोटी जड़ें पाई जाती हैं, किसी में धागे जैसी जड़ें भी पाई जाती हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसकी तो शाखाओं से भी जड़ें निकली हुई होती हैं। उन ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इनकी कि भाई जनरल क्या काम है। तो रूट को अगर अपन देखें, जड़ का जो मेन काम है वो है पादप को जमीन में रोपे रखना। तो उसका मेन काम हो गया रोपण। ये क्या कर, आप देखना जिस पादप की जड़ अच्छी है, कितनी भी आंधी चल लो, कितनी भी बारिश आ जाओ, तूफान आ जाओ, वो खड़ा रहता है। लेकिन किसी की जड़ अच्छी नहीं है तो वो उखड़ जाएगा, अपरूटेड हो, उसकी जड़ ऊपर आ जाएंगी, वो गिर जाएगा। ठीक है ना। तो मेन फंक्शन हो गया रोपण। एक काम तो ये हो गया कि इसको रोक के रखती है। ठीक है, क्योंकि जड़ें जमीन के अंदर हैं और वहां वो जमीन गीली होती है, उस सॉइल में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें पानी पाया जाता है। तो ये जड़ें इस जमीन से पानी को और खनिज लवणों को दोनों को अवशोषित करती है, और अवशोषित करके इसको कहां तक पहुंचा दिए? पत्तियों तक। ठीक है, तो जड़ों का एक काम हो गया रोपण, दूसरा अवशोषण। अवशोषण मतलब वो जमीन के अंदर से अवशोषण करती है, किस किसका? जल प्लस खनिज लवण, क्योंकि वो खनिज लवण इस जल में ही घुले रहते हैं। ठीक है, जड़ ने क्या किया? पौधे को रोक के रखती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। क्लियर। और अगर देखें तो ये खनिज लवण और जल और खनिज लवण दोनों के दोनों, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसको बनाएंगी? ग्लूकोज को। ठीक है, तो वो बनेगा कहां? इस पत्ती में। इस पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? पत्ती के अंदर। तो पत्ती को क्या दो चीजें चाहिए? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कच्चा माल के रूप में चाहिए आपको। अगर कोई मकान बनाना है तो आपको ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए। ठीक है, और ये सब चीजें चाहिए, तब आ जाके आप एक मकान बना पाओगे। इस पौधे को ग्लूकोज बनाना है, मींस कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ये पौधा, लेकिन किसकी सहायता से बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, प्लस पानी, जल। ठीक है ना। ये दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या बना देंगे? ग्लूकोज। ठीक है ना। किस में बदल गया? ग्लूकोज में। क्लियर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गई इसको पर्यावरण से, मतलब उस पौधे के चारों तरफ जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ऑलरेडी। कितनी? 0.03% के लगभग। ठीक है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहां मिल रही है? हवा से। लेकिन अब किस चीज की जरूरत है इसको? पानी की। पानी इसके पास है नहीं, तो पानी से कौन दे रहा है? ये जड़ अवशोषित करती है पानी को, अवशोषित करके, और ये किसको दे देंगी? तने को। और तना इस पानी को पत्ती तक पहुंचाने का काम करे। जड़ों ने अवशोषित किया पानी और खनिज लवण, उसने तने को दे दिया, तना शाखाओं में गया, शाखाओं से पत्तियों में गया। तो पत्तियों को पानी कहां से मिला? जमीन से। लेकिन किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। जड़ ने अवशोषित किया, तने की सहायता से यहां तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये जो पहुंचाने वाला उत्तक है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्ती तक कौन पहुंचाता है? तो ये क्लियर कट याद रखना, वहां पर एक उत्तक पाया जाता है जिसका नाम है जाइलम। ये क्वेश्चन आता रहता है, जाइलम, ठीक है, क्या नाम है? जाइलम। तो जाइलम एक उत्तक है जो कि जड़, तने, टिश्यू सब में पाया जाएगा। उसका एक नेटवर्क है, नली सी होती है वो, अपने आप में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जाइलम क्या करेगा, यहां जो अवशोषित जल है उस जल को यहां से लेके तने में होके जाके शाखा में से होके पत्ती तक पहुंचा देगा। मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो सतह है उस सतह तक पहुंचा देगा। वो पत्तियां होती हैं, मतलब ग्रीन जो लीव्स होती है वो होती है। कुछ पादपों में जिनमें पत्ती ज्यादा विकसित नहीं होती है उनमें वो तना भी होता है, ठीक है ना। ग्रीन स्टेम पाया जाएगा, जैसे कि आपने ना कैर को देखना, खीप, थोर, इनके तने कैसे होते हैं? हरे, क्योंकि उनमें पत्तियां बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, ठीक है। तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स है उनमें तना भी कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस की साइड तक उसने पहुंचा दिया। तो यहां पर जो उत्तक उस पानी को ले जा रहा है, जो नली का काम कर रहा है, वो उसका नाम क्या है? जाइलम। तो क्लियर बेटे याद है ना, जाइलम द्वारा पानी और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। मतलब पानी और खनिज लवणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले उत्तक का नाम क्या है? जाइलम। क्लियर कट? ये नली की तरह काम करेगा। जल प्लस उसमें घुलित खनिज लवण, इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह, खासतौर पे जड़ों से तना, शाखा और पत्तियों तक ले जाने का काम करे। क्लियर? अब ये यहां गया जल, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से आई, इसने ग्लूकोज बना दिया। ये ग्लूकोज इस पौधे की हर कोशिका को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज बन कहां रहा है? पत्तियों में या हरे तने में, दो जगह ही बन रहा है। जबकि अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, जड़ें हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए श्वास लेने के लिए, और लेकिन इनको खाना भी चाहिए क्योंकि ये जिंदा है। जो चीज जिंदा है उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किससे मिलेगी? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज ये खुद तो बना नहीं पा रही है क्योंकि इनमें वो पराणरित पाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट कहां है? हरी पत्तियों में या हरे तने में, ठीक है। तो हरे पत्ती और हरे तने दो ही ऐसे शाखाएं या इसके भाग है पौधे के जो खाना बना सकते हैं। जो खाना बना सकते हैं उन्होंने तो अपना खाना बना लिया और अपने यूज में कर लिया। लेकिन इन जैसे तना है जो कि हरा नहीं है, जड़ें हैं, फल है, फूल है, इनको भी खाना चाहिए। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। तो खाना बना यहां, लेकिन यहां तक पहुंचेगा कैसे? इसके यहां से लेके इस खाने को पत्तियों से या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या इसके बनने की जगह से लेके और जड़ों तक या अन्य भागों तक जो पहुंचाने का काम करेगा, उस उत्तक का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। ये याद रखना आप। ये क्वेश्चन सीधा, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पत्ती या तने, शाखा तक पहुंचाने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? जाइलम। और जो खाना पत्तियों में या हरे तने में बना उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने, विभिन्न का मतलब जड़, तना, शाखा, फूल, फल, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। तो दो उत्तक याद रखते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम खाने को इधर उधर ले जाएगा और जाइलम खनिज लवण और पानी को इधर उधर ले जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रूट का काम रोपण, अवशोषण, ठीक है। और अवशोषण किसका? जल और खनिज लवण का। तने का काम इन सबको सहारा देना, किसको? पत्तियों को, फूलों को और इसको। इसके अलावा इसमें जाइलम, फ्लोएम दोनों चीजें पाई जाती हैं। तो ये संवहन का काम करता है। संवहन का मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो तना के द्वारा वो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम इधर से पानी को पत्तियों तक ले जाएगा, फ्लोएम पत्तियों से विभिन्न भागों तक खाने को ले जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया पत्तियों का काम। अब अगला काम अगर देखें अपन, जड़, तना, पत्ती, ये तीनों पार्ट सामान्यतः जनन में या लैंगिक जनन में पौधे के भाग नहीं लेते। पौधे का जो लैंगिक जनन होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन पार्ट को तो अपन नाम देते हैं कायिक। क्या नाम देंगे? कायिक। लेकिन फूल और फल दोनों
पौधे के जनन के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब वो दोनों पौधे के जनन में भागीदारी निभाते हैं। तो उन पार्ट को बोलते हैं जनन, जनन भाग। और ये है कायिक भाग। ये तो है वेजिटेटिव और ये है रिप्रोडक्टिव। मींस फूल और फल दोनों नए पौधे को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? जनन का मतलब ही यही होता है कि किसी जीव द्वारा अपने जैसे और जीव की उत्पत्ति। जैसे नीम का पौधा है तो उसके नीचे जब बारिश आएगी तो बहुत सारे नीम के पौधे उग जाएंगे। किससे उगेंगे? नीम के बीज से। और नीम का बीज कहां बना? जहां पर फूल आया था। ठीक है ना? तो वो फूल और वो बीज, नीम की जो निमोरी होती है ना उसके अंदर बीज होता है। ठीक है ना? तो वो बीज, वो फल और वो फूल, वो दोनों उस पौधे, नए पौधे के जन्म के लिए जिम्मेदार है। तो इसको बोलेंगे जननिक पार्ट। और ये कहलाएंगे जड़, तना, शाखा, पत्ती। इनका सीधा सीधा जनन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना? तो इनको बोलते हैं कायिक भाग। पर एक अपवाद है, वो बात आप ध्यान रखना कि बहुत सारे पौधे से होते हैं जिनकी कलम के द्वारा रोपण किए जाते हैं। ठीक है ना? कलम द्वारा जैसे गुलाब का पौधा है, गन्ना है। ठीक है ना? इनको क्या करते हैं? उसके तने को काट के रोप देते हैं और वो नए पौधे में परिवर्तित होता है। तो उसको बोलेंगे क्या? कायिक जनन। क्या नाम देंगे? दोनों को मिला देंगे वहां, कायिक जनन। उस ऐसा जनन जो बीज द्वारा ना जन्मे। ठीक है ना? कोई पौधा अगर बीज के द्वारा ना उत्पन्न हो और पौधे के किसी कायिक भाग से बने तो उस जनन का नाम हो जाएगा कायिक जनन। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसे कहेंगे जो फूल और फल के द्वारा बने, और कायिक जनन उसे कहेंगे जो कायिक भागों द्वारा बने। क्लियर? अब ये जो फूल होते हैं, ये फूल विभिन्न भागों के कलरफुल पार्ट हैं जिनमें इसके जननांग, स्त्री केसर, पुंग केसर, ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। वो संरचनाएं युग्मक बनाती हैं और वो युग्मक युग्मनज में चेंज होकर और अंदर एक संरचना बनाता है जिसको कि बीज बोलते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी पौधे की उसके जनन के ठीक है ना? तो ये बीज जो होते हैं, बीज से नए पौधे का जन्म होता है और वो फूल को और फल को इसीलिए जननिक पार्ट के रूप में अपन जानते हैं। तो पादप के जो भिन्न भिन्न पार्ट है, रूट का काम इसको रोपण करने का, स्टेम का काम इन दोनों को आपस में जोड़े रखना, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं जिसके द्वारा खाना बनता है, और फूल इसका जननिक पार्ट है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर पाए जाते हैं। और ये फूल थोड़े दिन बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। फल के अंदर जो कि खाने वाली चीज होती है उसके अलावा बीज पाए जाते हैं और ये बीज आगे जाके नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है ना? तो बीज के अंदर ही इसका भ्रूण पाया जाता है और इस भ्रूण को जब भी उपयुक्त कंडीशन मिलती है, उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त पर्यावरण जैसे पानी, टेम्परेचर, जमीन वो मिलती है, ये जर्मिनेट होकर या उगकर पादप का निर्माण करता है। तो इसको उसका क्या बोलेंगे? जननिक पार्ट। ठीक है ना? जो जैसे अगर कोई क्वेश्चन आए, गेहूं है, चना है, दालें हैं, मूंगफली है, इसमें जो पार्ट अपन खाते हैं वो कौन सा भाग है? बहुत आपको क्वेश्चन थोड़ा उठपटांग लग रहा होगा लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं कि जैसे चना आपने भिगोया, भिगोने के बाद उसके छिलका आप ऐसे उतारना, उसमें के दो भाग हो जाएंगे। जैसे मूंगफली के दो पार्ट हो जाते हैं, मूंगफली के बीच के दो भाग हो जाएंगे। उन दो भागों के अलावा एक छोटी सी संरचना वहां और निकलती है, ऐसे छोटा सा टुकड़ा। इसके अलावा दो पार्ट इस तरह से होते हैं चने में, अगर आप देखोगे। ठीक है ना? तो इनको तो बोलते हैं बीज पत्र। एक बीज पत्र, दो बीज पत्र, और यहां एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये एक्चुअली भ्रूण होता है। जब भी आप किसी चने को उगाओगे तो उसके पास शुरू शुरू में तो पत्तियां होती नहीं है, तो उसको बढ़ने के लिए तो खाना चाहिए। तो खाना कहां से मिलेगा? इस बीज पत्र में वो संचित रहता है कुछ दिनों तक, और ये भ्रूण आगे बढ़ के और इस तरह से आगे की तरफ तना निकल जाएगा और नीचे की तरफ जड़ निकल जाएंगी, और खाना कहां से लेती रहेंगी? इस बीज पत्र से। ठीक है ना? इस रिजर्व फूड से। तो इस रिजर्व फूड को अगर नाम दें तो ये भ्रूण का पोषण होता है, इसलिए
इसको बोलते हैं भ्रूण पोष, क्योंकि ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए ही यहां होता है। जो भ्रूण आगे डेवलप होगा उसको पोषण देने वाले भाग को बोलते हैं भ्रूण पोष। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि अनाज और दाल जो अपन खाते हैं उसमें खाने वाला भाग क्या है, जिसको अपन खाते हैं वो क्या चीज है? तो आपको याद रखना है भ्रूण पोष, ठीक है ना। भ्रूण का पोषण है उसे खाते हैं, भ्रूण को नहीं खाता। भ्रूण तो छोटा सा होता है, बाद में जाके वो जर्मिनेट होता है। क्लियर? कई फलों में फल बत्ती को खाया जाता है, ठीक है ना। तो ये मॉडिफिकेशंस होती है इनमें अलग अलग तरह की। तो इस प्रकार से ये पार्ट जड़, तना, शाखा, फूल और फल, ठीक है। फल बहुत सारी चीजों को पोषण प्रदान करते हैं, इनमें बहुत सारी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब चीजें पाई जाती हैं। लेकिन इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है बीज के रूप में, वो अपने आप में भ्रूण है और वो नई जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जननिक पार्ट है। इसमें जो पार्ट होते हैं वो स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं, और इनमें परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो निषेचन द्वारा बीज बनाने का काम करते हैं। तो ये दोनों जननिक पार्ट, ये सारे कायिक पार्ट। जननिक पार्ट से नए पौधे का जन्म होगा। लेकिन पादपों में ऐसा भी देखा जाता है कि तना, कई जैसे ब्रायोफाइलम होती है उसमें पत्ती कायिक जनन को कर देती है। तो ये याद रखना, पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइलम में। वो मैं बताऊंगा बाद में आपको कि क्यों ऐसा उसमें होता है। कुछ की जड़ें रोपने के काम आती है, जैसे शीशम का पौधा है, उसकी जड़ें एक जगह से उखाड़ के आप दूसरी जगह लगा दो, नया शीशम उग जाएगा। तो इनके द्वारा नए पौधों की जो उत्पत्ति होती है उसको नाम देंगे आप कायिक जनन। क्योंकि जनन तो हो रहा है, नया पौधा बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है? कायिक भाग से। ये इसके कायिक भाग है, जड़, तना, शाखा और पत्ती इसके कायिक भाग है, और ये जननिक भाग है, फूल और फल। तो फूल और फल से अगर पौधा बने तो नेचुरल है, उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। लेकिन तना, जड़, पत्ती, शाखा इनसे अगर नया पादप उत्पन्न हो जाए तो उसको बोलेंगे आप कायिक जनन। याद रखना, ठीक है। जैसे गन्ने में कायिक जनन होता है, गुलाब में कायिक जनन होता है, शीशम की बात में अभी करना होता, कनेर का आप डाली काट के लगा दीजिए, नई कनेर बन जाएगी, तो वो क्या हो गया? कायिक जनन। और फिर वो अलग अलग तरह से, अगर आपने तना लगाया तो तने द्वारा कायिक जनन, जड़ लगाइए तो जड़ द्वारा कायिक जनन, अगर आपने पत्ती लगाई है तो पत्ती द्वारा कायिक जनन, ठीक है ना। बाकी अगर फूल और फल से हो रहा है तो वो लैंगिक जनन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है कि मेल एक फीमेल, तो वो उस फूल में दोनों भाग पाए जाते हैं। फीमेल वाले को स्त्री केसर बोलते हैं और मेल वाले को पुंकेसर बोलते हैं। दोनों का आपस में मिलने से वहां एक युग्मनज बनता है, वो युग्मनज आगे जाके किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में, ठीक है ना। और ये बीज आगे उगकर नए पौधों के निर्माण। तो ये बीज क्या है? भ्रूण का काम करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर देखें 9 महीने तक आदमी के पेट में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण बोलते हैं। तो ये बीज जितने भी होते हैं भ्रूण होता है, और उस भ्रूण को अगर उपयुक्त कंडीशन अवस्थाएं मिले, तापमान, पानी, जमीन, तो वो जर्मिनेट होकर उगकर या अंकुरित होकर नया पादप बना देगा, वैसा का वैसा। क्लियर? तो इस प्रकार से पादप के विभिन्न भाग हैं, उनके अलग अलग काम है। एक ये मैंने बताया था कि बीज का कौन सा, जैसे दाल और अनाज में जो खाने वाली चीजें होती है वो भ्रूण पोष होता है, एक्चुअली उसका रिजर्व फूड होता है। क्लियर? अब अगले वाले चैप्टर में अपन है ना इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आज यहां किया ना, पत्ती होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, क्यों? वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो रहे पानी की हानि को कम करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अनुकूलताएं पादपों में पाई जाती हैं, और उन अनुकूलताओं की वजह से वो थोड़े से अपनी शेप से अलग हो जाते हैं, विकृत से रूप ले लेते हैं, लेकिन काम भी अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। जैसे पत्ती अगर कांटे में परिवर्तित हो गई तो उसने काम क्या किया? पानी के होने वाली क्षति को कम करने का। क्लियर? दूसरा, वो उसको डिफेंस भी देता है। ऐसा पौधा जिसमें कांटे हो तो आप जल्दी से हाथ नहीं लगाओगे, तो वो उससे सुरक्षा कर रहा है। अगर कांटे नहीं है, जैसे बबूल का पौधा है तो आप जल्दी से उसको टच नहीं करोगे, लेकिन पीपल का पौधा है आप उसको जाके पत्तियां तोड़ोगे, ब्रांच खींचोगे, लेकिन बबूल के साथ ऐसा नहीं करोगे, तो सुरक्षा भी दे रहा है, ठीक है ना। सुरक्षा देने का काम करेगा, वाष्पोत्सर्जन को कम करेगा। क्लियर? तो वो उससे ऐसी अडेप्टेशन दे रहा है, अनुकूलता, जो उसको विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए बनाती है। क्लियर? तो इस प्रकार की अनुकूलता की वजह से पादप के जो सामान्य भाग है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, ये मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है चारों तरफ के वातावरण के हिसाब से, और उन रूपांतरणों की वजह से वो अलग अलग दिखती हैं और उनके काम भी अलग होते हैं। जैसे बाय द वे मैं कहूं आपको कि क्वेश्चन आता है कई बार, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि प्याज क्या है, तो अपन सोचेंगे प्याज प्याज है,
ऐसा नहीं है। प्याज जो है नीचे आपको नीचे दिया होगा, ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा व्हाट इज ऑनियन, प्याज क्या है, नीचे दिया होगा तना, पत्ती, जड़, शाखा। हो गए ना कंफ्यूज? तो अब वहां आपको रूपांतरण वाला चैप्टर काम आएगा। प्याज रूपांतरित पत्ती है। जो प्याज आप खाते हो ना, लाल प्याज या सफेद प्याज, प्याज जो इसका हिस्सा आप खाते हो, वो वाले प्याज की बात नहीं कर रहा हूं जो खेत से उपाड़ खाते हो, उसमें नहीं। जो प्याज बाजार में आपका आ रहा है, जो उसका नीचे बल्ब होता है, प्याज का जो बल्ब होता है ना, इस तरह से यूं करके एक संरचना है ऊपर ऐसे करके, तो यहां जो ये बल्ब है प्याज का, दैट इज, ये क्या है, तो ये पत्ती है। क्या है? पत्तियां। लेकिन रूपांतरित हो गई है, क्यों रूपांतरित हो गई, बात करेंगे। ऐसे ही लहसुन पत्तियां हैं। कई बार क्वेश्चन आता है हल्दी क्या है, अदरक क्या है, आलू क्या है, शकरकंद क्या है, मूली क्या है, गाजर क्या है। तो आपको वह आंसर देखना होता है कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, यह क्या है, और दूसरी चीज है। तो ये अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें कई बार क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन के ऊपर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।